फ्रेंड्स, यदि आप भी आयुर्वेद के अंदर, होम्योपैथी के अंदर, यूनानी के अंदर, सिद्धा के अंदर बिल्कुल आपके नीट मार्क्स थोड़े कम आए और रैंक थोड़ी ज़्यादा आ गई और आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक काउंसलिंग साइट बताऊंगा। एक एक सी डिटेल से बताऊंगा कि ये AA CCC काउंसलिंग होती क्या, आयुष की काउंसलिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहती है, कट ऑफ क्या रहती है, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहती है, गवर्नमेंट काउंसलिंग कट ऑफ, इसके राउंड कैसे चलते हैं, पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट डिटेल से बताऊंगा। यदि आपने ये वीडियो 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, ये वीडियो देख ले तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, आप बिल्कुल फ्री के अंदर खुद भी ये काउंसलिंग कर सकते हो। बिल्कुल एक एक सीट डिटेल से बताऊंगा। आप शुरू करते हैं कि इस आयुष काउंसलिंग के अंदर क्या क्या आता है, किस किस की काउंसलिंग होती है, ये मैं बता देता हूँ आपको। बिल्कुल फ्रेंड्स, भाई या बहन जो भी इस वीडियो को देख रही है, आराम से समझो इसके अंदर काउंसलिंग अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या इसके अंदर है। बिल्कुल आपकी काउंसलिंग होती है 15% ऑल इंडिया कोटा के यूजी के अंदर। BAMS है, BHMS, UMS, BS होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड आयुर्वेदिक के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जितने भी गवर्नमेंट हेडेड कॉलेज है, ऑल स्टेट के UTS के लिए। बिल्कुल जो यूनियन ट्रस्ट है स्टेट के, जितने भी स्टेट है उनकी 15% कोटा, 15% कोटा के हिसाब से जो काउंसलिंग होती है वो AA CCC काउंसलिंग कराती है। जो 85% कोटा होता है वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है। बिल्कुल आप यहाँ पे सिर्फ जो ऑल स्टेट की जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी 15% कोटा के हिसाब से यहाँ पे देखना बहुत जरूरी। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज के अंदर 100 सीट है तो उसमें 15 सीट है वो AA CCC से फिल की जाएगी। जो 85 सीट्स है वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग भरी जाएगी। फॉर एग्जांपल राजस्थान की सीट 85, ये कॉलेज है इसके अंदर 100 सीट है तो 100 सीट में तो 15 सीट AA CCC से फिल की जाती। 85 सीट से वो अपने स्टेट की करे, यूपी अलग करेगा, MP अलग करेगा, राजस्थान अलग करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर किसकी काउंसलिंग की जाती है। 100% ऑफ BAMS सीट्स BSU वाराणसी के अंदर उत्तर प्रदेश। 100% सीट है ITRA जामनगर गुजरात के लिए। 100% सीट किसके लिए, NIA जयपुर के लिए। 100% सीट किसके लिए, NIA पंचकुला। 100% सीट होम्योपैथी के लिए किसकी है, NIS कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। 100% UG सीट किसके लिए, ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, सेमी गवर्नमेंट होती है। BHMS किसके लिए, चेन्नई के लिए। 50% यहाँ पे देखो 50% BMS किसके लिए, IAA गोवा के लिए। 50% नॉर्थ ईस्टर्न आयुर्वेदिक पंचघाट अरुणाचल प्रदेश। 50% यूनानी किसके लिए, AMU अलीगढ़। 50% BMS होम्योपैथी किसके लिए, शिलोंग मेघालय के लिए। और जितने भी ऑल इंडिया कोटा है B फार्मा के लिए ITRA जामनगर गुजरात के अंदर। अब बात समझ में आ गई कौन कौन है, कितने परसेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे कॉलेज, ये समझ में आ गई। अब बताऊंगा इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहती है आपकी। प्लीज़ आप फीस को समझने की ट्राई करें। बिल्कुल मैंने यहाँ पे लिखा फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट हेडेड कॉलेज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, NCL कैटेगरी। इन कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ बिल्कुल लगना कंपलसरी है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, बिल्कुल आपको वापस नहीं मिलता है। ये काउंसलिंग का फीस होता है। 500 रुपीज़ फॉर ST, SC और PWD। एक एक वीडियो को आराम से देख जाओ, एक एक चीज़ समझ आएगी ये किसके लिए, ये गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट हेडेड कॉलेज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ये फीस है। अब बात आ गई प्राइवेट कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे इसका थोड़ा सीन अलग रहेगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या होगी, अब मैं बात करने जा रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए जो होती है वो आपकी फीस बढ़ जाती है, वो होती है सभी के लिए 5K, 5000 रुपये सभी के लिए। कोई भी कैटेगरी हो उसके लिए 5000 रुपये लगेगा, वो भी नॉन रिफंडेबल होगा, वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है, एक सिक्योरिटी फीस होता है। बहुत सारे लोग क्या है काउंसलिंग भाग लेते हैं लेकिन बाहर निकल जाते हैं, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी फीस। अब सिक्योरिटी फीस का क्या मामला है, ऑल कैटेगरी के लिए, किसी के लिए भेदभाव नहीं, ऑल कैटेगरी के लिए 20K, वेरी इंपॉर्टेंट। 20K किसके लिए, ऑल कैटेगरी के लिए, फॉर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। प्राइवेट के लिए कितनी होगी, 50K, 50,000 रुपये। बात समझ में आ रही, खुली खुली बात समझ आ रही। सिक्योरिटी फीस होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन ये रिफंडेबल होती है, मतलब आपकी ये फीस वापस मिल जाएगी। यदि आपने काउंसलिंग अच्छी तरह से कराए तो फीस वापस मिल जाएगी। किसको वापस मिलेगी, किसको वापस नहीं मिलेगी, अभी इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से समझाऊंगा।
पहले इस चीज़ को समझो, सभी के लिए आपको 5,000 रुपये जो होती है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए होती है, वो होती है नॉन रिफंडेबल। बट जो सिक्योरिटी फीस है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो सभी के लिए 20K, सभी के लिए 20K होती है फीस। गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए होती है 50K। बात में समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं कैसे इसके राउंड चलते हैं, कैसे इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। अब भाई या बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को आप 2x पे मत लगाओ, 1x पे ले आओ, बिल्कुल नॉर्मल वीडियो ले आओ। अब मैं एक एक चीज़ को ध्यान से समझाऊंगा कि काउंसलिंग की कैसे जाती है इस चीज़ को। सबसे पहले हमारी जब डेट आएगी, जो कि अगस्त के अंदर MCC काउंसलिंग स्टार्ट होगी। MCC काउंसलिंग का राउंड फर्स्ट होगा, उसके बाद में AA CCC की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जब भी होगी अनाउंस कर दिया जाएगा चैनल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आएगी तब क्या होगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले वहाँ पे सीट मैट्रिक्स आएगी, कितनी सीट्स है वो बताएगा। उसके बाद में कौन सा कॉलेज है, कितने इस कॉलेज के अंदर सीट्स है, आयुर्वेदिक कितनी, होम्योपैथी कितनी, यूनानी कितनी, कैटेगरी वाइज वहाँ पे वो बताई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में सबसे बड़ा खेल यहाँ पे स्टार्ट होता है, मैं बताता हूँ। कुछ भी नहीं, यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है। अभी मैंने वेबसाइट विजिट करके आपको बताया भी था, ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पर हमको जाना होता है। वेबसाइट का नाम है AA CCC गवर्नमेंट। उसके बाद में क्या करना है, हमको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जो फीस है अभी मैंने बताई थी वो फिल करनी है। उसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो भी फीस उसी टाइम में फिल करनी है। उसके बाद में ही अंदर जा सकते हैं। फिर वहाँ पर हमको सॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद में सॉइल फिल करने के बाद जितनी भी हमें ऊपर नीचे सॉइस फिलिंग करनी, यही सबसे बड़ा खेल होता है कि सॉइस फिलिंग हमको नहीं करनी आती कि कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे रखना है, इस चीज़ में सबसे बड़ा डाउट आता है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको, वो वहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट फिल जाती है कि कौन सा टॉप कॉलेज है, कौन सा नहीं। इसके लिए मैं आप कमेंट के अंदर एक फॉर्म दूंगा, वो फॉर्म फिल कर देना। बिल्कुल आप मेरे से व्हाट्सअप जुड़ जाओगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दे जाऊँगा। बिल्कुल आप हमारी काउंसलिंग टीम से भी जुड़ जाओगे। आपको काउंसलिंग नहीं करवाना आएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी पूरी पूरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं कोई खुद करने की ट्राई करेगा, क्या रूल है वो मैं बताता हूँ, बिल्कुल आप सुनिए। जब हमारी फीस वगैरह सब जमी हो जाएगी, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद में हम चॉइस जो लॉक कर देंगे, उसके बाद में हमारा रिजल्ट आएगा राउंड 1। कहानी असली यहाँ से शुरू होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ से सुनना स्टार्ट करना। राउंड 1 यहाँ पे ये लिखा हुआ है, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स बनेगी, उसके बाद राउंड 1 स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट ऑफ फीस करनी होगी, वो रजिस्ट्रेशन वाली फ़ीस भी जमा करनी होगी और सिक्योरिटी फ़ीस भी जमा करनी होगी। आपको समझ में आ रहा है? तो रजिस्ट्रेशन वाली फ़ीस है, उसका क्या मतलब हुआ? रजिस्ट्रेशन वाली फ़ीस का मतलब ये हुआ 1,000 रुपये देना पड़ेगा, 1,000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, NCL कैटेगरी। फॉर किसके लिए? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कराना होगा, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्री फीस ये देनी पड़ेगी। इसमें भी बात समझ आए कितने रुपये? 1,000 रुपये। और बात करते हैं 1,000 रुपये उसके लिए हो गए। उसके बाद में बात करेंगे हम 500 रुपये किसके लिए? फॉर SC कैटेगरी, SC PW के लिए। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। वही चीज़ हम प्राइवेट में चले जाएंगे तो 5,000 रुपये लगेगा, सभी के लिए 5,000 रुपये लग जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी फीस की बात करते हैं। तो सिक्योरिटी फीस ऑल कैटेगरी के लिए 20,000, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिट सिक्योरिटी, यहाँ पे फिर सीन पूरा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पूरा सीन चेंज हो जाएगा। एक एक पॉइंट को डिटेल समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझें। सिक्योरिटी फीस कितनी हो जाएगी? यहाँ पे सिक्योरिटी फीस आपकी सभी कैटेगरी के लिए 20,000 रुपये, 20K हो जाएगी। और यही वापस प्राइवेट पे चले जाएंगे तो उसकी सिक्योरिटी फीस 50,000 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करना बहुत ही टफ चीज़ होती है, हर किसी को समझ नहीं आती, इसलिए बोलते हैं यहाँ जुड़ जाओ। हमारी टीम में बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, 5 साल से काउंसलिंग कराते हैं, बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करवाई। वही ज़रूरी होता है कि हमको ये चीज़ नहीं करनी कि कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा अच्छा कॉलेज है, उस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या रहती है, उसके अंदर कोई बॉन्ड वगैरह तो नहीं है। ये चीज़ हमको समझ नहीं आती, बाकी सब चीज़ हमको समझ आ जाती है, इसलिए जुड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में लॉक करेंगे, उसके बाद में हमारा रिजल्ट आए, यहाँ से असली खेल शुरू होता है। आप इस वीडियो के अंदर अब से ध्यान से सुन लेना, सबको समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब बात करते हैं, हमारा राउंड फर्स्ट हुआ, सीट अलॉट हो गई। यदि आप एक चीज़ को आराम से सुनो, यदि हमारी सीट अलॉट हो गई, कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पे हम क्या करना है? 2 चीज़ करना है। यदि हमको सीट मिल गई
तो हम वहाँ पे फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब सीट मिली तो हमारी मर्ज़ी है कि उस कॉलेज के अंदर जाए या ना जाए। यदि जाना है तो ज्वाइन कर दो उस कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट लेके। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बताऊंगा, बिल्कुल एक ही चीज़ के अंदर इसी चैनल पे बताऊंगा, आप वो देख लेना। वो डॉक्यूमेंट लेके हमको जाना है उस कॉलेज के अंदर जो हमारे वहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट होगा। ठीक है। अब कॉलेज नहीं मिला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी रहे। R2, राउंड 2, राउंड 3 और SCVR स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप तैयार रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को ध्यान से समझें। ज्वाइन कर दिया कॉलेज, ठीक है, आपको नहीं मिला तो राउंड 2 में चले जाओगे, नई काउंसलिंग फिल करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक एक चीज़ को यहाँ समझो, यहाँ क्या लिखा हुआ है। सीट मैट्रिक्स आएगी राउंड 2 की, वहाँ पे फिर से चॉइस फिलिंग करना होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ है रजिस्ट्रेशन 2 के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम अब राउंड 2 में जाएंगे तो कौन कौन बच्चे जाएंगे वो देखेंगे। यदि हमारी सीट नहीं मिली है राउंड 1 के अंदर, वापस से समझो, राउंड 1 का रिजल्ट आया, यदि हमारी सीट नहीं मिली तो हम राउंड 2 में जाएंगे। ठीक है। यदि सीट मिली तो हम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेंगे, एक मर्जी है। हम ज्वाइन करेंगे, उसके बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं। ज्वाइन द कॉलेज फ्री एग्जिस्ट भी है, जाए ही नहीं, या फिर हम वहाँ पे अपग्रेड भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है हम कि हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, फ्री एग्जिस्ट भी होता है। फिर से समझो, फर्स्ट राउंड के अंदर यदि नहीं मिला तो राउंड 2 में जाएंगे, यदि मिला तो सीट वहाँ पे मिली तो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ एडमिशन लेने के बाद हम अपग्रेड वाला ऑप्शन डाल सकते हैं, नहीं तो फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं, कोई मर्जी नहीं। आप घर पे बैठे रहो, ये कॉलेज मिला ये सिर्फ देखते रहो, घर पे बैठे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं राउंड 2 के अंदर। अब यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें आने वाली, एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए आपको बढ़िया दिमाग खुला रख के समझना पड़ेगा, शांत मन से। बिल्कुल बिल्कुल वीडियो को धीरे कर दो, बिल्कुल मेरी वॉइस ऑलरेडी मैं धीरे बोलूँगा, बिल्कुल 1x पे सुनो, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। अब करते हैं राउंड 2 के अंदर बात करते हैं। जो राउंड 2 होता है इसका रजिस्ट्रेशन करना है, बिल्कुल न्यू सिरे से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, फ्रेश चॉइस फिल करना है। राउंड 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड 1 वाली है वो बिल्कुल नल हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, आपकी वो काम नहीं आएगी। पहले वाली जो चॉइस फिलिंग की थी, कॉलेज ऊपर नीचे किया था, वो ख़त्म। अब दोबारा न्यू चॉइस फिलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझना ज़रूरी है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर राउंड 2 की। राउंड 1 वाला सीन ख़त्म हो गया, अब राउंड 2 ही सबसे डेंजरस है, सबसे खतरनाक है, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी। राउंड 1 से राउंड 2 खतरनाक, 2 से 3 खतरनाक, 3 से SVR बहुत खतरनाक है। अब बात करते हैं R2 के अंदर। यदि R2 के अंदर सीट नहीं मिली तो इतनी बड़ी कहानी हो जाएगी। अभी एक एक पॉइंट चीज़ को समझाऊंगा। यदि हमको सीट मिली तो क्या कहानी मैं बताता हूँ, एक एक चीज़ को यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, सीट मिली तो ये कहानी होगी, नहीं मिली तो ये कहानी होगी। अब बात समझो, पहले मैं इस चीज़ को बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, यदि सीट नहीं मिली तो क्या कांड होने वाला है, यहाँ पे ये बता देता हूँ मैं आपको। प्लीज़ इस चीज़ को समझो, बहुत ही अच्छी तरीके से समझो। यदि आपने, अब दोबारा बताता हूँ, R2 के अंदर क्या होने वाला है। R2 के अंदर ये होने वाला है कि यदि हमको सीट नहीं मिली, यहाँ पे आपको यदि नॉट अलॉटेड सीट नहीं मिली है तो आप R3 के अंदर जा सकते हैं, राउंड 3 के अंदर जा सकते हैं, SVR के अंदर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि आप ज्वाइन कर लिया है और सीट रिज़ाइन कर दी है, ज्वाइन किया, R2 ज्वाइन किया, आप सीट रिज़ाइन कर दी, तो बिल्कुल आपकी सिक्योरिटी फ़ीस जब्त कर दी जाएगी, फॉरफिट कर दी जाएगी। बिल्कुल आपको फ़ीस, जो सिक्योरिटी फ़ीस थी 20K, वो बिल्कुल जब्त कर दी जाएगी। ये बात में समझ आ गया। बट आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो भी बात आप समझे। यदि जो R1, जो अभी मैंने R2 से पहले क्या होता, R1 था, R1 के अंदर अपग्रेड किया और बेहतर कॉलेज मिल गया, बढ़िया कॉलेज मिल गया, बिल्कुल आपको पहले बात नहीं मिला, R1 के अंदर बेटर कॉलेज नहीं मिला,
तो आपको वही पुरानी सीट मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई। और आप R3 के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन भाग ले सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी। ये भी अपग्रेड नहीं हुआ तो आप कंटिन्यू R1 के अंदर जो पहले था उसमें तो आपको रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी R3 के अंदर आप फील भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ पे समझा रहा है। यदि अपग्रेड नहीं हुआ, अब क्या हुआ, यदि अपग्रेड नहीं हुआ तो अभी आप R1 वाले R2 के रूल लागू हो जाएंगे। इस बात को समझो। यदि आप पहले R1 वाले थे, आपको कोई अपग्रेड नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट R2 के अंदर आ गए। अभी जो भी रूल रेगुलेशन होंगे आपको R2 वाला माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यदि आपको अपग्रेड नहीं हुआ, आप R1 सीट पर थे लेकिन R2 का रिजल्ट आ गया है, तो अब आप R2 वाले रूल आप पे लागू होंगे। क्या रूल होंगे वो भी बताऊंगा। ये बात यहाँ पे ये समझ में आ गई। पहला पॉइंट समझ। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, यदि आप अपग्रेड नहीं हुए, भाई मेरे R1 सीट जो थी फॉर एग्जांपल को जयपुर के अंदर मेरे कॉलेज मिली राउंड 1 के अंदर, तो अभी आप उसी कॉलेज के अंदर उसी कॉलेज में रहो, आपको कोई अपग्रेड मिला नहीं। फॉर एग्जांपल कहीं और आगे जाना था, वहाँ गए नहीं, आप तो वहीं पे रहना चाहिए। लेकिन आप R3 के अंदर न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये थर्ड नंबर पॉइंट समझ में आ गया। अभी इस पॉइंट को समझने के लिए बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाना पड़ेगा। एक एक चीज़ समझो। यदि आपको अपग्रेड नहीं हुआ, और बात समझो यहाँ पे R1 लिखा हुआ है, R1 वाली सीट छोड़ना चाहते हो, आप समझ आ गए। मैंने पहले बोला था यदि आप पहले R1 के अंदर जयपुर के अंदर एक कॉलेज के अंदर था, फॉर एग्जांपल आप होम्योपैथी कॉलेज के अंदर जयपुर के अंदर थे, वो अभी R1 के अंदर ज्वाइन हुआ था, वो अभी सीट आप छोड़ना चाहते हो तो 3 दिन पहले छोड़नी होगी, R3 शुरू होने से पहले। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, R1 R2 R3। आप यहाँ पे हैं, ये वाला कोई कॉलेज ज्वाइन है, फॉर एग्जांपल होम्योपैथी कॉलेज जयपुर के अंदर है, आप ये छोड़ना चाहते हैं, अपग्रेड नहीं हुआ, मेरे को आगे मिला नहीं, फिर भी मैं छोड़ूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, तो आप R3 का जो रिजल्ट आएगा, जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, रिजल्ट नहीं, R3 का जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे 3 दिन पहले छोड़ सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है, छोड़ोगे तब फिर भी आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो जब्त होगी। फीस तो जाएगी लेकिन आप छोड़ सकते हैं, ये वाली बात। छोड़ने के बाद यदि आप R3 के अंदर दोबारा रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे तो न्यू दोबारा फीस लगेगी, ये बात भी समझ लेना। पूरी काउंसलिंग फीस और सिक्योरिटी फीस दोबारा लगेगी, ये वाली बात है वो इस पॉइंट के अंदर लिखी हुई। आप इंग्लिश में पढ़ो, ये चीज़ लिखी हुई है, बिल्कुल एक एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मैं ये बता देता हूँ फिर से, आपको R1 के अंदर जो सीट थी अभी उसको छोड़ना चाह रहे हो, खुजली चली कि मुझे ये छोड़ूंगा, इस खुजली की वजह से आपकी सिक्योरिटी फीस तो जाएगी। समझा रहा है। 3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन R3 का जो स्टार्ट होगा उससे 3 दिन पहले छोड़ना, और फिर से करना होगा। R3 के अंदर कंप्लीट फीस अगेन देनी होगी। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक और चीज़ के आगे बात। अब यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझा रहा हूँ भाई, इस चीज़ को समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या हुआ, ओके आपने सीट छोड़ दी, मुझे जयपुर वाली सीट नहीं सही है जो R1 के अंदर मिली थी। अब क्या करना है, सीट छोड़ दी कब, R3 शुरू होने से 3 दिन से पहले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी फीस जाएगी, कोई दिक्कत वाली। लेकिन 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 R3 शुरू होने से 3 दिन पहले से लगा कर R3 के फाइनल रिजल्ट तक, यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी, हाईलाइट कर रहा हूँ। पीरियड ऑफ 3 डे बिफोर एंड R3 का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, हिंदी में बोलता हूँ, आप इस चीज़ को समझो, फिर से समझो। R3 शुरू होने से 3 दिन तक पहले से लगा के R3 का रिजल्ट आने तक आपने वो सीट अब छोड़ी है। अब सीट छोड़ी है तो आप स्टेट काउंसलिंग के अंदर तो भाग ले सकते हैं, लेकिन
AACCC की किसी भी काउंसलिंग के अंदर दोबारा भाग नहीं ले सकते। यू आर एलिजिबल फॉर स्टेट या यूटी काउंसलिंग बट नॉट एलिजिबल फॉर AACCC काउंसलिंग। बात समझ में आ रही? मैं इसको अलग पेज पे समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ आए। एक छोटे भाई बहन की तरह समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ बिल्कुल वाइट पेज पे बता रहा हूँ आपको। ये लफड़ा है क्या? यदि आपका सीट R1 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जयपुर के अंदर आपको होम्योपैथी का कॉलेज मिला, BHMS का कॉलेज मिला, ठीक है, वहाँ पे अपने ज्वाइन कर दिया R1 के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब R2 के अंदर क्या हुआ, हमको कोई अपग्रेड नहीं मिला, हमको दूसरा कोई कॉलेज मिल नहीं रहा है। अब हमारे पास 3 कंडीशन आती, A, B एंड C। क्या कंडीशन आ रही? आप एक एक चीज़ को आप यहाँ पे समझो। ए नंबर कंडीशन क्या है कि हमको कोई भी अपग्रेड नहीं मिला, तो हम जो ये R1 वाला था, जयपुर के अंदर कॉलेज था, उसमें ही बैठे रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन R3 के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। R2 के अंदर नहीं मिला, हमने सॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं की, कोई बात नहीं, R3 के अंदर आप बिल्कुल कर सकते हैं सॉइस फिलिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दूसरा सेकंड क्या कंडीशन है? सेकंड कंडीशन आराम से समझिए। यदि हमारा R3, अब R2 के बाद क्या आने वाला? R3 आने वाला। इस चीज़ को आप समझे, मैं पेन सेंस करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पे चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जो R3 है, ये R3 है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डेट ले लेते हैं हम, R3 की ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 21 अगस्त ले लेते हैं, कुछ भी 21 डेट है। अब R3 जो इसकी है 23 से स्टार्ट होगी, और फॉर एग्ज़ाम्पल इसका रिजल्ट है वो 28 को आएगा, ऐसे मान लें, ठीक है। और इससे 3 दिन पहले वाली बात आ रही कंडीशन यहाँ पे 20, 90 और 80। अब यहाँ पे बात आराम से समझ लो, ध्यान कर। बी नंबर कंडीशन क्या है कि R3 शुरू होने से 3 दिन पहले 20, 90, 80, यहाँ पे अपन इनसे पहले सीट छोड़ देते। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यदि हम 18 से तारीख से पहले सीट छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम सीट छोड़ देते हैं, तो हमारी जो फीस है वो तो जाएगी, लेकिन हम नेक्स्ट नई फीस देके R3 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन यदि खुजली ये चली कि अब हम 3 दिन से लगा के, जो 3 दिन ये पहले उसके मतलब 18 को छोड़ रहे हैं सीट, 19 को सीट, 20 को छोड़ रहे हैं, और रिजल्ट 28 को आ रहा है, यहाँ कहीं हमने सीट छोड़ी, R3 रिजल्ट आ गए, अब सीट छोड़ रहे हैं हम, और काउंसलिंग स्टार्ट होने से 3 दिन पहले के बाद में, मतलब ये डेट देख रहे हो आप, यहाँ सीट छोड़े तो आपकी फीस तो जाएगी, आप काउंसलिंग जो आयुष काउंसलिंग है उसके अंदर भाग नहीं ले पाओगे, और आप स्टेट काउंसलिंग के अंदर भी भाग नहीं ले पाओगे। बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ मैं पहले बता चुका। यदि R3 शुरू होने से पहले 3 दिन से लगा के R3 फाइनल रिजल्ट तक, तो आप स्टेट, यहाँ पे आप स्टेट में भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम स्टेट में भाग ले सकते हैं। बट 28 के बाद में रिजल्ट फाइनल आ गए, अब सीट छोड़ी, R3 का रिजल्ट भी आ गया, तो आपका सब कुछ जाएगा, सिक्योरिटी फीस जाएगी, AACCC काउंसलिंग जाएगी, स्टेट जाएगी। नहीं समझ आ रहा है फिर से समझो, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मेरे से जुड़ जाओ, मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करो, मैं आपको समझाऊंगा। जस्ट आपको समझा रहा हूँ, फिर से ट्राई करें, बिल्कुल एक एक पॉइंट को बेसिक समझा रहा हूँ, भाई बहन की तरह समझा रहा हूँ, प्लीज़ समझो। यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को आप बहुत बढ़िया रिसर्च करने के बाद बताएं, इसलिए मैं डिटेल से बताऊँगा। यहाँ पे बहुत ही बड़ा लफड़ा हो गया। लफड़ा कहाँ हुआ? R2 के अंदर हुआ, फिर से समझा रहा हूँ इसलिए, R2 के अंदर लफड़ा हुआ। R1 के अंदर जो हमको सीट मिली थी, फॉर एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ, होम्योपैथी कॉलेज जयपुर के अंदर मिल गया। अब इश्यू क्या हुआ, हमको इश्यू हुआ कि R2 वाली जो सीट है, जो R2 वाली सीट है, हमको ए नंबर कंडीशन क्या है? ए नंबर कंडीशन यही है कि हमको सीट मिली, वहीं बैठे रहे।
अपग्रेड हुआ किया नहीं मिला, जयपुर के अंदर बैठे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन R3 के अंदर आप अपग्रेड के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सो स्पेलिंग। लेकिन बी वाली कंडीशन बहुत हार्ड है। बी वाले कंडीशन के लिए क्या कंडीशन, अब सीट अब कब छोड़ रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं यही डिपेंड करता है। यदि R3 शुरू होने से 3 दिन से पहले छोड़ रहे हैं तो आपकी फ़ीस जाएगी। लेकिन R3 के अंदर जब नेक्स्ट R3 आएगा वहाँ पे अपन स्टेट काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकते हैं, और इसकी R3 जो CCC की है वहाँ पे भाग ले सकते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इस दायरे के अंदर आपने छोड़ा, मतलब 3 दिन से लगा के रिजल्ट तक इसके बीच में छोड़ा आपने, तो आप फीस तो जाएगी, और आप अब स्टेट काउंसलिंग जो स्टेट नहीं मतलब जो CCC की काउंसलिंग इसके अंदर भाग नहीं ले सकते यदि यहाँ छोड़ दिया तो 3 दिन से लगा के रिजल्ट तक। यदि किसी की अभी भी खुजली चल रही, रिजल्ट आने के बाद छोड़ेगा, रिजल्ट आने के बाद छोड़ेगा तो आप सबकी जाएगी, फीस जाएगी जो सिक्योरिटी फीस है। CCC की आइस काउंसलिंग है, इसके अंदर आप कहीं भी भाग नहीं ले सकते। स्टेट काउंसलिंग के अंदर भी आप भाग नहीं ले सकते, चाहे स्टेट हो चाहे यूटी हो, बहुत ही खतरनाक रूल है। अब बता रहा हूँ R3 के अंदर, वापस उस पेज पे लेके जाता हूँ, मसला क्या है। बिल्कुल मैंने अभी तक आपने यही बताया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज़ को मैंने डिटेल से बताया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल इस चीज़ को एक एक चीज़ 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को एक एक चीज़ को बिल्कुल हिंदी के अंदर समझाए। अब जब छोड़ो, अब हमको क्या हुआ, R2 की सीट मिल गई, यस R2 के अंदर हमको मिल गई, कोई अब और लफड़ा स्टार्ट होगा। R2 के अंदर मिला, R2 के अंदर जैसे सीट मिला तो क्या क्या लफड़ा स्टार्ट होगा। सबसे पहला लफड़ा यहाँ से स्टार्ट होगा, ज्वाइन। यदि R2 वाली ज्वाइन नहीं की तो हमारा सब कुछ जाएगा, फिर वही रूल है, काउंसलिंग फीस जाएगी, सिक्योरिटी फीस जाएगी, जब्त कर दी जाएगी, फॉरबिट की जाती। फ्री एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पे, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। जो R1 के अंदर जो फ्री एग्जिस्ट था ना, अपनी मर्ज़ी से निकल रहे थे ना, अब यहाँ पे ये नहीं, बिल्कुल फ्री एग्जिस्ट नहीं है। R2 के अंदर बिल्कुल आपको फ्री एग्जिस्ट नहीं मिलेगा। ज्वाइन यदि सीट मिला है तो हमको वहाँ जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर से यहाँ पे यही बात लिखी हुई जो यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ पे फिर से आप समझे, R2 के अंदर यदि अपग्रेड हुआ तो R1 सीट वाली बिल्कुल आप छोड़नी पड़ेगी। यदि आपके अंदर R1 के अंदर जयपुर वाला कॉलेज था, आपने कैसे भी सो स्पेलिंग सही गलत करी से अच्छी करो, जयपुर से घटिया भी कॉलेज मिल गया है यूपी के अंदर, तो आपको यूपी वाले कॉलेज के अंदर वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, जयपुर वाला छोड़ना पड़ेगा, चाहे बढ़िया है चाहे इससे भी घटिया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। R1 वाला आपको छोड़ना ही पड़ेगा यदि आपका अपग्रेड हो गया तो, ठीक है, रिलीव करना पड़ेगा R1 बिल्कुल। R2 आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, उसी को फिर अपग्रेड करके R1 के अंदर आ सकते हैं नेक्स्ट थर्ड के अंदर, लेकिन एक बार आपको छोड़ के ही जाना पड़ेगा, और वहाँ पे ज्वाइन भी करना पड़ेगा। फ्री एग्जिस्ट नहीं है, मर्जी नहीं है कि हम नहीं जाएंगे R2 के, नहीं जाना पड़ेगा, नहीं गए सब कुछ जाएगा, फीस जाएगी, ठीक है, मतलब फीस जाएगी लेकिन एडमिशन आपके वहाँ रहेगा R1 के अंदर, लेकिन फीस चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्यों क्यों आपने अपग्रेड किया ही क्यों, यदि आपको नहीं चाहिए तो अपग्रेड क्या को किया, आपको जाना ही पड़ेगा, वहाँ जाके कुछ हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे क्या लेगा, यदि आपने रिपोर्ट नहीं किया बस सब कुछ ले लिया जाएगा, समझ में आ रहा है। अब कैसे कहाँ पे लिया जाएगा, फिर से वही लफड़ा है, यहाँ पे इस लफड़ा को समझना बहुत ज़रूरी। इतना डिटेल से यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देख लेना, कोई नहीं बताएगा एक ही चीज़ को पॉइंट में, कोई फ्री में इतना नहीं बताता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फ्री में हर कोई ज्ञान नहीं देता है, ठीक है, सब अपना अपना कर रहे हैं फ्री में हमको यहाँ पे, ताकि ऐसा नहीं है कि फ्री में बताए तो खुद बच्चा कर। मैं तो ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ कि भाई तुम खुद करोगे तो भी कर सकते हैं काउंसलिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझो, यदि ज्वाइन नहीं किया फिर से वही है, कट कर दी जाएगी। अब 3 दिन वाला ये लफड़ा फिर से वही है, यदि R3 शुरू होने से 3 दिन पहले तक R2 वाली सीट छोड़ दी है तो सिक्योरिटी फीस आपकी जब्त हो जाएगी। न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको R3 के अंदर SBR के अंदर अपन जा सकते हैं। आप यहाँ पे यही लिखा हुआ इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। और क्या बात है, 3 डे से लगा के R3 का रिजल्ट आएगा, मतलब R3 का रजिस्ट्रेशन इधर स्टार्ट हुआ उससे 3 दिन पहले से लगा के रिजल्ट तक, यहाँ पे आपने छोड़ी है
तो आप स्टेट काउंसलिंग अंदर तो भाग ले सकते हैं, यूटी काउंसलिंग अंदर भाग ले सकते हैं, लेकिन जो डबल ए ट्रिपल सी की जो भी काउंसलिंग है R3 वाली नेक्स्ट है और SBR की है, इसके अंदर आप भाग नहीं ले सकते। बिल्कुल यहाँ पे लिखा एलिजिबल फॉर स्टे, नॉन एलिजिबल फॉर द डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग। और क्या, यदि रिजल्ट आ गया, R3 का रिजल्ट आ गया, उसके बाद में छोड़ी तो सब कुछ जाएगा, सिक्योरिटी फीस जाएगी, डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग जाएगी। अब आप स्टेट काउंसलिंग के अंदर भी भाग नहीं ले सकते, विल बिकम इलिजिबल फॉर सेंट्रल स्टेट यूटी काउंसलिंग। बिल्कुल सब कुछ जाएगा आपको, इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी, इसलिए काउंसलर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको तो डेट भी पता नहीं रहेगी, आप एक दिन बिजी रह गए तो आपका सब कुछ 20,000 का नुकसान हो जाएगा और कॉलेज अलग से नहीं मिलेगा। इसलिए जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्यों वो जुड़ने वाले उनको एक नहीं बहुत सारे बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो वो जो काउंसलर होते हैं वो तो पक्का ध्यान रखेगा, पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इधर उधर घूमे गया आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं R3 के अंदर। यस, R3 के अंदर आ गए। अब R3 के अंदर सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर भाग कौन ले सकते हैं, कौन है जो वो R3 के अंदर भाग ले सकते हैं। R1 के अंदर किसी को सीट नहीं मिली, R2 के अंदर किसी को सीट नहीं मिली, R1 के अंदर सीट मिली बट अभी वो अपग्रेड करना चाहते हैं। चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन ये है कि R2 की सीट ज्वाइन की थी, अपग्रेड करना चाहते हैं। बड़ा समझो, राउंड 3 के अंदर कौन भाग ले सकता है, राउंड 3 के अंदर वो भाग ले सकते हैं जो R1 के अंदर या R2 के अंदर आपको कोई सीट नहीं मिली, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। R2 वाली जो चॉइस फिलिंग है वो बिल्कुल नल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, आपको दोबारा भरनी पड़ेगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। उसके बाद में क्या, यदि आपने R1 के अंदर कहीं भी सीट ज्वाइन की थी, R2 के अंदर कहीं भी आपको सीट मिल गई थी, वो अभी अपग्रेड करना चाहते हो, R2 के अंदर फॉर एग्जांपल जामनगर मिली गुजरात के अंदर, अभी आप अब लग रहा है यार वो सीट अच्छी नहीं, मुझे कहीं और जाना है, तब अभी भी आप R2 वाले भी आप भी अपग्रेड कर सकते हैं, ये बात समझो। ठीक है, अभी आपको बात यहाँ पे समझ में आ गई। लेकिन R3 के अंदर अपग्रेड मिला तो आपको रिलीविंग लेटर लेके नए कॉलेज में ज्वाइन करना होगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ मैं बिल्कुल आपको यहाँ बताऊँगा, ये चीज़ कहाँ लिखी हुई, यहाँ पे लिखी हुई बिल्कुल, वहाँ से आपको रिलीव लेके वहाँ पे आपको जाना होगा। अब बता देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको इस पर बताता हूँ ताकि समझ आ रहा है, मैं जैसे डायरेक्ट बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा। R3 यहाँ है, फ्रेश ऐसे स्टार्ट किया, अब देख R3 का रिजल्ट बहुत ही खतरनाक चीज़ होने वाला है। यदि नो R3 के अंदर नहीं मिला कुछ नहीं, SBR के अंदर जाओ, SBR मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप चले जाओ, सीट नहीं मिला तो सेफ हो। इफ़ नॉट अपग्रेड, समझे यहाँ से स्टार्ट होता है, यदि आपको मिल गया ना कुछ भी तो आप ज्वाइन करना ही पड़ेगा, लेकिन अब अपग्रेड वाला ऑप्शन नहीं, नो फ्री एग्जिस्ट है, नो अपग्रेड। अब यहाँ पे नया पॉइंट जुड़ा, समझ आ रहा है, पहले R2 वाले अपग्रेड कर पा रहे थे कि नहीं ज्वाइन करेंगे आगे चले जाएंगे, अब नहीं, R3 मिल गया मतलब मिल गया, आपको ये ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और ज्वाइन करने के बाद जो भी R1 के अंदर था या कोई R2 के अंदर था वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, अभी R3 के अंदर ही आपको रहना पड़ेगा, कहीं भी नहीं जा सकते। ठीक है, और अपग्रेड नहीं कर सकते और रिजाइन भी नहीं, इसमें से अपग्रेड कर नहीं सकते, यदि रिजाइन किया तो सब कुछ जाएगा फीस वगैरह, अपग्रेड नहीं कर सकते। यदि R3 के अंदर सीट नहीं मिली तो आप स्ट्रे वैकेंसी के SBR के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और समझो, आराम से समझना, ध्यान से समझना, एक एक चीज़ को आराम से समझने की ज़रूरत है। यदि ये चीज़ यहीं लिखी हुई ना, ये SBR वाली कंडीशन आके, ये वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, नेक्स्ट SBR आने वाला है।
इस चीज़ को आप आराम से समझो। यदि R1 R2 में ज्वाइन की थी आपने कोई सीट, अब R3 रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट के R3 है, अब वो कैंडिडेट माने जाएंगे, R3 वाले रूल लागू होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या प्रॉब्लम, यही बात लिखी हुई है। मतलब ये रूल वाला क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें ये लिखा हुआ है, यदि आपके अंदर R1 R2 के अंदर कहीं ज्वाइन कर रखी है, फॉर एग्जांपल R1 के अंदर आप जयपुर के अंदर बैठे हैं, अब R3 के अंदर आप कोई भी अपडेट कर दिया या कुछ भी नहीं किया, अभी आपके जो रूल लागे होंगे वो R3 वाले रूल लागे। रूल क्या है, जो R3 के रूल है, आप कुछ भी मत करो, लेकिन आप जैसे ही काउंसलिंग आगे बढ़ती जाएगी आपके अंदर रूल चेंज होते रहेंगे। अभी आप भले ही आप R1 के अंदर है, भले ही आप R2 के अंदर है, अब रूल आप R3 वाले स्टार्ट हो गए। ठीक है, इफ नॉट अपग्रेड कंटिन्यू, कुछ भी नहीं मिला तो R1 वाले R1 बैठ रहो, R2 वाला R2 में बैठ रहो, बात ख़त्म। अब यहाँ पे आपको कोई अपग्रेड नहीं मिलेगा, वहीं बैठे रहो, कोई अपग्रेड नहीं मिलेगा, और रिजाइन किया तो सब कुछ जाएगा। ये बात नहीं, मस्ट ज्वाइन द R3 अलॉटेड स्टूडेंट, बिल्कुल ज़रूर ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको R3 वाला ज्वाइन किया, छोड़ दिया तो सब कुछ जाएगा। काउंसलिंग फ़ीस जाएगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगी, AA CCC की काउंसलिंग जाएगी, सेंट्रल काउंसलिंग जाएगी, सब कुछ जाएगा। R3 वाला छोड़ दिया तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी। अब आइए स्ट्रे वैकेंसी। स्ट्रे वैकेंसी को समझना भी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही डेंजरस है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी के अंदर। सबसे पहले हमको एक अंडरटेकिंग लेकर जाना पड़ेगा, घोषणा देनी होगी। क्या घोषणा देनी है हमको, घोषणा ये देनी है कि हमने AA CCC की कोई भी सीट पर R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो, किसी भी राउंड के अंदर एनी सीट, कोई भी सीट एनी राउंड, चाहे AA CCC का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे UT का हो, मेरे पास कोई भी सीट नहीं है, इसलिए मैं SBR के अंदर आ रहा हूँ। ये बात समझ, मेरे पास किसी तरह की सीट नहीं, चाहे स्टेट की नहीं है, कोई UT की नहीं है, कोई भी AA CCC की राउंड 1 2 3 के अंदर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। एक बात समझ में यहाँ आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमने बिल्कुल घोषणा पत्र दे दिया है कि भाई मेरे पास कोई भी सीट नहीं, किसी प्रकार की सीट नहीं है, तो हमको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है ओनली ड्यूरिंग SBR। अब ऐसे बनते हैं ना, कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, सीट नहीं है, कोई सीट मिली नहीं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब ये जो SBR है वो ओनली जो खाली सीट है उसके लिए होता है। बिल्कुल आप रजिस्टर कर सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं। जिसने अभी भी कुछ भी पेमेंट नहीं दिया, ऑलरेडी दिया है उनको कुछ नहीं देना। और बात करते हैं, और मोस्टली ऑलरेडी जिसने दिया है तो R1 R2 R3 के अंदर कहीं न कहीं मिल गया है, वहाँ तक नहीं मिला है तो यहाँ पे आ गए, तो आपको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं। मतलब आपने पेमेंट दे रखा है, अभी भी कहीं भी सीट नहीं मिली है तो कोई दिक्कत नहीं, और आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ आया तो फिर फीस देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, पहली बार यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, बट अभी नो अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन तो 3 में ही ख़त्म हो गया था, 4th में भी अपग्रेडेशन नहीं। R1 R2 R3 से कोई भी अपग्रेड करके SBR के अंदर नहीं आ सकता। जो ज्वाइन है वो ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं। अब इसकी क्या कंडीशन है, वहाँ पे SBR2 भी होता है, स्पेशल जो राउंड होते हैं ये 2 भी होते हैं। इसको कैसे, SBR जो भी होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, अहेड के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होता है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं SBR सीट अलॉटमेंट आया, सीट यदि मिली तो मस्ट ज्वाइन, बहुत बिल्कुल ज्वाइन करना ही पड़ेगा। कॉलेज सेलेक्ट किया, चॉइस फिलिंग की। और एक बात बताता हूँ, कोई बहुत लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, हाँ मैं सीट है कहीं न कहीं, लेकिन गलत जानकर दी तो आपकी SBR जो सीट है
अभी मिलने वाली है, रद्द हो जाएगी। पुरानी कहीं भी सीट है वो भी रद्द हो जाएगी। झूठ कहीं भी बोला आपकी सीट कहीं थी और अभी यहाँ SBR के अंदर आप अंडरटेकिंग घोषणा पत्र लेके आ रहे हो मेरे सीट कहीं नहीं है, लेकिन रियल में कहीं सीट है, आप बर्बाद हो जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ SBR की सीट नहीं मिलेगी। पुरानी कहीं भी सीट थी आपकी R1 R2 R3 वहाँ पे नहीं मिलेगी, फीस भी जाएगी। और स्टेट काउंसलिंग के अंदर भी भाग नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि यहाँ से भाग के स्टेट में, बिल्कुल नहीं। आप किधर भी काउंसलिंग अंदर भाग नहीं ले सकते, आपकी फ़ीस जाएगी। बस तैयारी स्टार्ट करो 2000 अगले साल की। और वही है अगले साल की तैयारी सिर्फ SBR 1 के अंदर, 2 के अंदर वो भी नहीं कर सकते, मैं आगे बताऊंगा। इसलिए काउंसलिंग बहुत ही डेंजर चीज़ है, इतनी आसान नहीं है चीज़। बस आपको मिल गया SBR 1 के अंदर, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप चले जाइए कॉलेज के अंदर। बस यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो, फॉल्स अंडरटेकिंग। आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो आप किसी भी राउंड के अंदर, स्टेट हो चाहे UT हो, हर जगह आप कैंसिल माने जाओगे। आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा, फीस भी ले ली जाएगी। अब आप नहीं मिला तो वेट कर सकते हैं SBR 2 के अंदर, बट अपग्रेड यहाँ पे भी नहीं होता। मिल गया यहाँ पे तो आपने सोचे SBR 2 के अंदर जाएंगे, नहीं मिला तो जाओ ज्वाइन कर लो। अभी भी SBR बंदे को R1 के अंदर नहीं मिला, R2 के अंदर नहीं मिला, राउंड 3 के अंदर नहीं मिला, स्टे वैकेंसी 1 कराए उसमें भी नहीं मिला, तो आप स्टे वैकेंसी 2 में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। यहाँ पे भी नहीं मिला तो अभी आप स्टेट के अंदर जो काउंसलिंग चल रहा है, कोई कोई स्टेट के बाद में चलती है, राउंड 3, मोस्टली राउंड 3 बाद में चलते रहते हैं, लगभग पैरेलल से। राउंड 2 इसका होता है तो फिर स्टेट का राउंड 2 होता है। जैसे राउंड 3 इसका स्टार्ट होता है WCCC का, तो 3 उसके बाद में होता है। तो आप कोई भी अपने स्टेट के अंदर जो राउंड कौन से चल रहे हैं, फ्रेश से स्टार्ट है तो अंदर घुस जाइए, वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। वहाँ 85% आपको कोटा मिलता है तो हो जाए, वहाँ आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। फ्री एग्जिस्ट नहीं है। यदि आपको मिल गया राउंड SBR 2 तो आपको ज्वाइन करना पक्का कंपलसरी। यहाँ पे एक रूल और सुनने में आ रहा है, यदि आपको SBR 2 भी मिल गया है और आप ये छोड़ना चाह रहे हो तो आपको नीट 2027 तक भी नहीं देने देंगे, अगले साल भी। क्यों? आप सीट ख़राब कर रहे हो। आपको ज्वाइन नहीं करना तो पहले भाग जाते थे। SBR 2 के अंदर ज्वाइन करने के बाद आप भाग रहे हो, बिल्कुल गलत है। आप पूरी बर्बाद कर रहे हो, एक सीट को पूरी बर्बाद कर रहे हो। एक सीट पे गवर्नमेंट का कितना खर्चा आता है, गवर्नमेंट सरकार का आपको पता नहीं, इसलिए आप सीट ख़राब नहीं कर सकते। यदि आपको बाहर निकलना तो पहले निकल जाइए, आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है। 2 SBR 2 कहाँ से स्टार्ट हुए, 1 2 R1 R2 R3, फिर SBR 1 तक भाग सकते थे, लेकिन SBR 2 भी आपको मिला, अभी भाग रहे हो तो आपको नीट 2027 भी नहीं देने देंगे। ऐसा ऐसा रूल है, इसलिए आपको काउंसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। भूल गए, इधर उधर हो गया, सब गड़बड़ हो गया, सब, इसलिए बोलते हैं जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जुड़ोगे तो बिल्कुल मार्गदर्शन में रहोगे, भाई क्या करना क्या नहीं करना, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। बस मस्ट ज्वाइन करना है, फ्री एग्जिस्ट नहीं है। इफ़ नॉट रिपोर्टेड कॉलेज, सिक्योरिटी फीस सब कुछ जाएगी। ये SBR 1 की बात कर रहा हूँ। SBR 2 के अंदर क्या है, नो अपग्रेड। SBR 1 से SBR 2 के अंदर कुछ भी नहीं है। बट मैं अभी बोला था ना, यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, एक और चीज़ भूल गया मैं, अभी देखा था मैं, यहाँ पे डीम, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, ये 2025-26 वाला है, इस बार भी ये रहेगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको ये बता देता हूँ, नॉट बी एनी सेपरेट स्ट्रे वैकेंसी राउंड अवेलेबल फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी यहाँ पे मैंने लिखा, ये नया वर्ड देखा आपने, यहाँ आया था डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या मतलब हुआ, जो भी स्ट्रे वैकेंसी है इसके अंदर जितने भी डीम्ड प्राइवेट कॉलेज है और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज अब यहाँ पे एक साथ हो जाते हैं। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, वो सब एक साथ आ जाएंगे प्राइवेट वाले। पहले प्राइवेट साथ में थे ही नहीं, कौन कौन थे? सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज थे, गवर्नमेंट हेड कॉलेज थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी और नेशनल इंस्टीट्यूट थे, ये 4 चीज़ थी। अब ये देखो नया वर्ड आ गया, डीम्ड कॉलेज, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है। क्योंकि सीट कहीं भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब ये सब डाटा मिला के देखेंगे कहाँ कहाँ किसी कॉलेज के अंदर किधर सीट खाली है, इसके हिसाब से
मार्क्स के हिसाब से वो अलॉटमेंट करेंगे, वहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा। ये भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा है। फिर भी आपको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़, और डॉक्यूमेंट के रिलेटेड अलग से वीडियो बता दूंगा, कट ऑफ के रिलेटेड अलग से वीडियो बता दूंगा। कट ऑफ मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो यार, मुझे कौन से मिलेगा, कौन से स्टेट में मिलेगा, कौन से प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और यदि आप फॉर्म भर दोगे तो मेरा डायरेक्ट जुड़ जाएगा, मैं आपको वहाँ पे लिस्ट भेज दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। और हमारी जो काउंसलिंग की कमेटी है उनसे जोड़ दूँगा, वहाँ पे हमारे कमेटी के अंदर मेंटर है, आपको अलग अलग मेंटर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आपकी काउंसलिंग अच्छी तरह से करा दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस हमसे जुड़ना है, बाद में सब कुछ बता दी जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल मेहनत लगी है, 5-6 दिन के अंदर मेहनत के अंदर ये वीडियो बनाया है। बिल्कुल इस चीज़ को समझ के आप तक कैसे एक्सप्रेशन करूँ, मुझे समझ आ गया, लेकिन आपको कैसे समझाऊँ, इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आपको अच्छा लगा होगा। अगला नेक्स्ट वीडियो में एमसीसी काउंसलिंग रिगार्डिंग बताऊंगा, वो भी एक एक चीज़ डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो को बताया वैसे ही बताऊंगा, काउंसलिंग समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।